जो ये माओवाद की जो विचारधारा है इतनी गहरी पैठ कर गई है, इतना डीप अंदर चली गई है कि इसको जड़ से उखाड़ना बहुत मुश्किल है। क्या कारण समझते हैं आप? क्या रीज़न है? या सिर्फ़ एक एक ग्राउंड पे फुट सोल्जर लड़ रहे हैं और उन्हीं के उनके उनके पैरोकार पार्लियामेंट में हैं, व्यवस्था में हैं, न्यायपालिका में? क्या रीज़न है कि देश के गृह मंत्री ने कुछ साल पहले कहा था कि हम जड़ से उखाड़ देंगे इसको, लेकिन आज वो उसके बाद 2-3 साल हो गए वो नहीं हो पाया। क्या रीज़न है? कहाँ कंपल्शन है? भारत सरकार क्यों नहीं उसको उस तरीके से डील कर पा रही है? या कोई विदेशी दबाव है या कोई आंतरिक मामला है? क्या क्या सोचते हैं सर आप? नहीं देखिए, मैं दो विचारधाराओं की बात कर रहा हूँ। एक चर्च तो बहुत पहले से एक्टिव है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एट द मोमेंट। ये जिहादी विचारधारा मैंने कहा कि ग्लोबल एक विचारधारा है, पैन इस्लाम जिसको वो कहते हैं। तो हमने तो पहले ही वो पैन इस्लाम को हमने पहले ही इतना कंसेशन दे दिया था। हमारे पूज्य बापू ने हुँ, हुँ। वो खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था और उन्होंने तो मान लिया था कि ये भाई हिंदुस्तान जो है ये पैन इस्लाम का एक हिस्सा है, हुँ, वरना वो हुँ। क्यों कहते कि वो खिलाफत हाँ, मूवमेंट उनको सपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं और था। झूठ बोलते रहे। वो इट वाज एक्चुअली अ कैलिफेट मूवमेंट, आपको यस, मालूम यस, है, यस, हैं? यस, यस। तो खिलाफत मूवमेंट उसको इज्जत इज्जत बख्शा हमने। एक खूनी विचारधारा को, जिहाद की विचारधारा को हमने उसको वो किया। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? उसका रिजल्ट हुआ पाकिस्तान बन गया। जिस दिन खिलाफत मूवमेंट को आपने सपोर्ट किया था उसी दिन पाकिस्तान की नींव पड़ गई थी। 1920 में आपने किया, 27 साल में भारत के टुकड़े हो गए। भारत विदिन को टुकड़े हो गए। माओवाद का क्या हुआ कि उस समय सोवियत यूनियन एक नया खड़ा हुआ था। इतने लोग रोमांटिसाइज थे, हमारे नेहरू साहब कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक थे अबाउट अबाउट कम्युनिज्म। मेरा कहने का ये देखिए, एक या मैं इस कश्मकश में हमेशा रहता हूँ कि आप अपने आप को कहते हैं कि आप अहिंसा के पुजारी हैं, ये अहिंसावादी देश है, यहाँ पर हम भाई नॉन अलाइंड, उसमें हम अपने आप को कहते थे कि हम नॉन अलाइनमेंट में बिलीव करते हैं, हम लीडर थे नॉन अलाइंड इसके। तो ये अहिंसावादी देश, ये हिंसात्मक विचारधारा को इसने कैसे परमिट किया? परमिट, चलो वो इन्होंने इनरोड्स बना लिया, कैसे परमिट किया? और उसको हमने इज्जत क्यों बख्शा? हमारे यहाँ कम्युनिज्म 1947 के बाद जो आई है, वो सोवियत यूनियन में कम से कम 2 करोड़ लोगों की जानें ले गए, और जो चाइनीज ब्रांड ऑफ कम्युनिज्म आया वो 3 करोड़ लोगों को मार के। 5 करोड़, 5 करोड़ लोग नहीं मरे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सर, जितने स्टालिन और माओ ने मारे थे। वो विचारधारा हुई, और उस विचार जैसे सोनिया के पिताजी इंडोक्ट्रिनेट हुए थे, वैसे ही यहाँ पर भी लोगों को इंडोक्ट्रिनेट किया गया। और वो सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ में और आपके मीडिया में, और इसमें उनको रिक्रूट किया गया जो कि यहाँ से जो ऑक्सफोर्ड गए पढ़ने और कैम्ब्रिज पढ़ने गए, और यहाँ पर आके क्योंकि मुझे अंग्रेजी बोलने आती थी तो वो सारे आपके उस समय ऐसी गुलामी की मानसिकता थी साहब कि अगर आप आईएएस का एग्ज़ाम आप अंग्रेजी में लिखें तो आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। वो आईसीएस का भूत। अरे हुआ क्या था साहब, इट वॉज, आपको तो मालूम है, इट वॉज ट्रांसफर ऑफ पावर। वो बंगलों से अंग्रेज निकला, भारत का ये काला। इन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। 35 साल में ये सेक्रेटरी बन गया था, आपको मालूम है, चीफ सेक्रेटरी, बताओ। 32 years एज। बाप रे। Mr. LP Singh was only 32 years of age, of 32 years when he became chief secretary. अब यार 32 साल 35 साल का आदमी को ऐसा ओहदा मिल जाए विद द सेम सर्वेंट क्वार्टर्स, वही लोग फिर रेप्लिकेट करते गए, तो पूरी पूरी व्यवस्था जो थी वही थी। फिर आपने, अब क्या हुआ कि हिस्ट्री लिखने वाले ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का घोर मार्क्सवादी, इंडिया से नफरत करने वाला, अपने पूर्वजों से नफरत करने वाला, अपना सुपीरियॉरिटी को इन्फ्लिक्ट करने वाला वो आदमी, अपनी अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी माध्यम के जरिए। तो ये लोग वहाँ पे
ये मीडिया में आ गए, ये एकेडमिया में आ गए, उन्हीं की किताब, ये जितने नालायक थे, आपको मालूम है आज कितने आईएएस ऑफिसर हिस्ट्री वाले घूम रहे हैं सर? आप देख लीजिएगा, इसका भी स्टैटिस्टिक। और कौन सी इतिहास पढ़ी है इन्होंने? रोमिला थापर, सतीश चंद्रा, इरफान हबीब, वो नालायक टीएन झा, तथ्य कुछ और बोल रहे हैं। मुझे अभी जो ये राखी गढ़ी में जो निकला है, इनके मुंह पे जाके दिखाओ ये क्या है, ये जो तुम कहते हो, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी एटसेट्रा वगैरह, उनको दिखाओ, ये आर्टिफैक्ट्स निकले हैं, अब क्या बोलोगे? पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा हुआ है, नंदी आपको दिख रही है और ऊपर कह रहे हो कि ये दिस वाज नॉट अ हिंदू सिविलाइजेशन। एनीवे, तो इन लोगों ने फिर ये वो आई, सो द होल सिस्टम बिकेम लाइक दैट। अब है क्या कि आईएएस में ठीक है, आपने इम्तहान पास किया, किसी ने आपके मन लायक इतिहास लिख रहे हो, अब मन लायक वो दे दिया, वही वो पास हो के आईएएस ऑफिसर। अब होता क्या है? दे गो टू द रेड कॉरिडोर। एक नालायक उड़ीसा में अपने आप को एबडक्ट करवा लेता है माओवादी, इसलिए एबडक्ट करवा लिया कि ताकि बार्गेन हो सके। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आई थिंक हिज नेम वाज विनील कृष्णा। और एक नालायक यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो छत्तीसगढ़ में जिसने अपने आप को एबडक्ट करवाया। बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात है। वो उसका एबडक्ट करने के बाद माओवादियों ने पूछा और क्या चाहिए आपको, मतलब ये कहते यार जाओ मेरे गाड़ी में देखना है यार, मेरा लैपटॉप है वो ले आओ। वो जाकर वो उसका लैपटॉप ले आए, मतलब ये मेहमान नवाजी। और उसके जो 2 बॉडीगार्ड्स थे, उसके इस नालायक ऑफिसर के सामने उसको गोली मार दी। किस आदमी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे बॉडीगार्ड? तो ये द होल सिस्टम, ये तो मैंने आपको ब्यूरोक्रेसी, ये जो ये आपका हर्ष मंडर जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का था, ये भी आपका ये उसी साइड में ये कलेक्टर था, सुकमा का कलेक्टर। विनायक सेन वो जब उसका ट्रायल चल रहा था तो पूरी यूरोपियन कमीशन के लोग आ गए थे उसका ट्रायल को देखने के लिए, जस्ट बिकॉज ही हैड लिंक्स विद द चर्च। और इस विदेशी महिला ने, जैसे ही विनायक सेन को वो बेल मिला, इस विदेशी महिला ने उसको प्लानिंग कमीशन का, उस समय प्लानिंग कमीशन थी, उसके एक हेल्थ कमेटी का मेंबर बना दिया। बताइए, प्रोटेक्ट कर दिया उसको। सो द चर्च इज देयर। एंड ये आपको ये आईएएस ऑफिसर्स का मैंने बताया ना, वो अरुणा रॉय, ये सारे के सारे। एंड देन मीडिया में आई रिमेंबर, मुझे थोड़ा इकोनॉमिक्स मालूम है मैगजीन्स का, बिकॉज मैं 6 साल तक इंडियन डिफेंस रिव्यू का एसोसिएटेड एडिटर रहा हूँ। तो आई अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स ऑफ ऑल दीज जर्नल्स एंड मैगजीन्स। सब आप एक आउटलुक में आप 25-26 पेज का आप एक आर्टिकल, वो अरुंधति रॉय लिखती है, गांधीयन विद गन्स। ये जो 22 लोग मारे, इनको गांधीयंस ने मारा है। और इनको स्पेस मिल जाता है, गांधी और गन और आप और हम हमारे पास। ये तो शुक्र कीजिए साहब कि ये टेलीविज़न, सबसे एक अच्छी चीज़ हुई कि टेलीविज़न जो है, कई चैनल्स ये किए, खूब चिल्लम चिल्ली हुआ, फैक्ट्स हमारे पास थे, सत्य को तो कोई हरा नहीं सकता है। उस चिल्लम चिल्ली के कारण ये लोगों को बात समझ में आने लगी। और ये अभी जो सोशल मीडिया है, इस पर आप क्या पर्दा, मैं तो फैक्ट्स बोल रहा हूँ। आप इसमें एक चीज़ में बता दो कि आरएसएन सिंह साहब आपने ये एक फैक्ट नहीं बोला है, मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। हाँ, ओपन है, कोई भी चैलेंज करे उसको बताए। हाँ, बोलिए मैंने क्या इसमें गलत बोला मैंने? आपके फैक्ट्स हैं, इसीलिए दुनिया आपको सुन रही है सर। हाँ? तो ये इनका पूरा मीडिया पे कब्जा था, एकेडमिया पे कब्जा था। जब आपका दिमाग पे ही कब्जा हो गया तो फिर क्या है? फिर यहाँ पर फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण है, यूनिवर्सिटी में साई बाबा है, वो नंदनी सुंदर है, वो गेड़ुआ वाला जो वस्त्र वाला इन्होंने एक इन्वेंट किया था, एक साधु भी बनाया था, माओवादी साधु। वो पता नहीं अभी वो नालायक किस उसमें होगा। वो कुरान के मुताबिक कई स्तर है ना, वो जहन्नम के। वो पहला स्तर है जहाँ आपके पैर जलते हैं, दूसरा स्तर होता है, आखिरी स्तर है जहाँ आपके स्किन निकलते रहते हैं, नए स्किन आते हैं, फिर जलता रहता है। तो पता नहीं, मतलब ये स्तर बनाए गए हैं, वो ये कुरान में लिखा हुआ है।
तो वो पता नहीं कौन सी सजा कर रहा होगा। हम्म। यू लुक एट दैट, डू यू नो, वो हरियाणा के कैबिनेट में मंत्री बन गया था या और या माओवादी लिंक्स के लिए उसको हटाया गया था। करेक्ट 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 करेक्ट। तो ये सर, ये एक देखिए, बहुत इसमें एक लॉबी है जो डैम पे काम करती है, एक नदियों पे, एक नर्मदा पे, एक वो है क्या कहते, कौन से बाबा थे जिनका बेटा आप बता रहे हैं, क्या कहते कि वो उस सारे उसमें इन्वॉल्व था वो। यस यस यस, तो आई मस्ट टेल यू दिस, इसके लिंक। लेकिन उसके पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि दिल्ली राइट्स के समय में एक आईबी के ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या, आपको याद होगा, इट्स ऑल फ्रेश यस इन यस। आवर मेमोरीज। He was stabbed, I don't know how many, 4 dozen times, 5 dozen times. They kept stabbing him. उस चाकू गोदते रहे उसमें। वही चीज़ देखा गया जब महेंद्र कर्मा को मारा गया और वीसी शुक्ला को। महेंद्र कर्मा की जब लाश पड़ी हुई थी तो उसमें बेनेट से उसके बॉडी को छलनी छलनी कर दिया, और उसके बाद जो विमेन कार्डर्स जो हैं दे वर उसके चारों डांसिंग। तरफ नाच रही थी। अब जब 76 सीआरपीएफ के जवान मरे थे 2010 में, तो ये जेएनयू वाले ये भी नाच रहे थे। जब हाँ करेक्ट। ठीक है, और 3 साल के बाद वो वहाँ पे नाच रही थी उसके शव के चारों तरफ। साहब, ऐसा ब्रुटलाइजेशन, औरतों का ऐसा ब्रुटलाइजेशन ये माओवादियों ने किया है, आप समझ जाइए। और जो लड़का माओवादियों की तरफ से विल्ड कर रहा था रेडियो सेट, वो रेडियो सेट उसकी उम्र केवल 10 साल थी, जो पूरा कम्युनिकेशन वो हैंडल कर रहा था। तो आपने महिलाओं को किलिंग मशीन बना दिया, आपने बच्चों को किलिंग मशीन बना दिया। और ये तंत्र को कायम रखने के लिए ये बाबा आमटे का जो बेटा है, ये गद्र चिरौरी इलाका में ये वैसेक्टमी ऑपरेशन करता था नक्सल कार्डर्स के ऊपर में। और क्यों? क्योंकि क्या होता था कि एक साथ काम करते करते फीमेल जो विमेन कार्डर्स, जो महिला कार्डर थी और मेल कार्डर्स थे, आपस में घनिष्ठता बढ़ जाती थी, ये शादी कर लेते थे, फिर परिवार अपना शुरू करना बसाते थे, अपना बच्चे पैदा करते थे। सो दे यूज टू लैप्स इनटू फैमिली लाइफ। इनको रिक्रूट्स की प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए ये वैसेक्टमी ऑपरेशन कर रहा था वहाँ पे। और अगर आप गूगल करके ये सब आपको मिल जाएगा, अभी कुछ को रिवैसेक्टमी ऑपरेशन। तो सोचिए साहब, ये क्या विचारधारा है। आरपीएन सिंह ने लोकसभा में ये कहा था, जो प्रीवियस मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, उन्होंने ये बात कही थी कि 1/3 ऑफ द अटैक्स बाय माओइस्ट आर लेड बाय वुमेन। और फर्क इतना ही है सर कि ये जो अपने अर्बन माओवादी है ना, ये भी उतने ही मर्डरस हैं, उतने ही खूंखार हैं। ये भी उसी वैसेक्टमी उसमें बिलीव करते हैं, सिर्फ फर्क है अंग्रेजी भाषा का। लेकिन ये पूरी, ये जो अर्बन माओइस्ट हैं आपके, आप इनके घर चले जाओ और ये जिस तरह की ये ज़िंदगी, आई फाइंड, आप कितने आपको ट्रैवल करेंगे, आप देखेंगे हमेशा ये मूव पे रहते हैं। हु पेज फॉर इट? एक्सटॉर्शन इंडस्ट्री, 14,000 करोड़ की एक्सटॉर्शन इंडस्ट्री है सर ये माओइस्ट की। मैं आपको डॉक्यूमेंट इनके दिखा दूंगा जिसमें पूरा इनका जो सेंट्रल कमेटी है ना, बाय द वे सेंट्रल कमेटी का आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। ये उनका कैप्चर द स्टेट, वो है इनका मेन ऑब्जेक्टिव इनका वो है। इज दैट दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट, दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट। और ये अब दुख की बात क्या है कि हमने इस पूरे फिनोमिनन को समझने में बहुत टाइम ले लिया। आज से कोई 15 साल पहले मुझे याद है, एक मैं सीनियर ऑफिसर से मिला बिहार में, तो उसने मुझे कहा कि जब भी कोई, आप वो कहते कि जब भी हम किसी बड़े नक्सली नेता को पकड़ते हैं तो टॉप लॉयर्स फ्रॉम दिल्ली ये फ्लाई करके आते हैं वहाँ पे उसको बेल दिलाने के लिए। आखिर कहाँ से ये पैसा आता है? तो ये अर्बन नक्सली जो हैं आपको हर
प्रोफेशन में, हर जुडिशरी में, पार्लियामेंट में। और एक और इसमें आपको मैं बता दूं कि ये CPM, CPI ML, ये CPI माओइस्ट, नक्सली, इनको आप ये अलग अलग नहीं है। ये आपको लोग आर्ग्यू करें नहीं नहीं नहीं, वहां पर तो उसने गोली चलवा दी थी उस पर, वो सब एक दैट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एक पार्लियामेंट्री रूट है, एक सेमी पार्लियामेंट्री रूट है, एक रूट जो है वो जंगल वाला रूट है, या ये हिंसा वाला, पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, वो वाला रूट है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं नेपाल से काफ़ी, मतलब मैं बड़े क्लोजली मैं मॉनिटर करता था अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो उस जमाने में जब ये एक बात कहता था तो लोग मुझे लेक्चर देने लगते थे कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है जो आपको मैंने कहा। तो फिर मैंने जब किताब लिखी अपनी अनमेकिंग ऑफ नेपाल, मैंने उस किताब में ये बात लिखी थी कि देखना, ये तीनों जो धाराएं हैं, जैसे ही इनका पावर पे कैप्चर हो जाता है, और मैंने बहुत कुछ उस समय इन माय ऑफिशियल कैपेसिटी, मैं लोगों को, अपने अहदेदारों को, मैं अपने सीनियर्स को बोलता था कि देखो, ये तुम कहते हो कि ये प्रजातंत्र प्रोसेस में आना चाहते हैं, ये क्या बात कर रहे हो? प्रजातंत्र के प्रक्रिया में अगर कोई शामिल होना चाहता है तो सबसे पहली बात है कि ही शुड बी प्रिपेयर्ड टू सिट इन द ऑपोजिशन। उन्होंने कहा नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता। जो पीस प्रोसेस हुआ, पीस प्रोसेस में हमारे यहाँ के नालायक पॉलिसी मेकर्स, उन्होंने प्लेटर पर दे दिया। उसके बाद अभी जब चुनाव हुआ तो आपने देखा कि ये तीनों शक्तियां कैसे आके UML और माले जिसको बोलते हैं, ये KP ओली जिसका है, माधव नेपाल, ये और ये वाला, ये आपको प्रचंडा एंड अदर सारी धाराएं, वो आके एक उन्होंने फॉर्मेशन वो मर्ज कर गए और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल बना दिया उसको। अब वो स्प्लिट कर गए क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा गेम चल रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है वहाँ का गेम देखने में, ठीक है ना। चाइनीज़ भी लगे हुए हैं, वहाँ की महिला एम्बेसडर भी लगी हुई है अपना, हमारे भी शायद लोग लगे हुए होंगे, हो सकता है। तो वो मैंने देखा वो, और मैंने वहाँ भी चर्च का रोल देखा सर, वहाँ भी मैंने चर्च का रोल देखा। मैं जब एक किताब लिख रहा था तो आई वॉज ट्रैवलिंग, ऐसे ही मैं घूमता रहता था, लोग से बात करता, सडनली काठमांडू में मैंने देखा एम्बेसी ऑफ फिनलैंड, एम्बेसी ऑफ नॉर्वे। तो मैंने कहा ये कौन, ये आखिर इनका लोकस, मतलब इनका स्टेक्स क्या है यहाँ पे? ब्रिटेन का मान सकते हैं, कुछ स्टेक्स है, गुरखाज वहाँ पे है उनके आर्मी में, अमेरिकन का बिकॉज दे आर ग्लोबल प्लेयर। ये इनका क्या, ये नॉर्वे। मैंने फिर लोगों से तहकीकात की तो उन्होंने कहा कि ये लोग सबसे ज़्यादा फंड्स देते हैं इनको, फंड्स और हथियार इन माओवादियों को, क्योंकि उनका एक ही इंटरेस्ट था कन्वर्जन। और कन्वर्जन इसलिए क्योंकि वहाँ के जब मोनार्की थी 200 साल से, तो उन्होंने पूरी कन्वर्जन प्रोसेस में एक बिल्कुल बड़ा सख्त कानून बनाया हुआ था। तो जब ये माओवादी आए उसके बाद ये पंडोरा बॉक्स खुल गया, अब धड़ाधड़ नेपाल में कन्वर्जन हो रहे हैं। ये क्या है, KP भट्टारा है, हिल्सा यामी उसकी बीबी है, ये सब क्रिश्चियन है सर। ये कुछ लोग कहते हैं ये प्रचंडा भी क्रिश्चियन है, ये अपने बाप के फ्यूनरल से चला गया था। और आपको याद होगा ये LTT का अब लोग आपको बताते ना, वो तमिल प्रॉब्लम नहीं था, वो क्रिश्चियन तमिल प्रॉब्लम था। That's right. जिस दिन उस पे स्प्लिट हुआ तमिल्स में, जब वो करुणा अलग हो गया अपना ईस्टर्न ट्रिकोमली कार्डर्स को लेके, मतलब द हिंदूज वर द मेन फाइटर्स एक्चुअली। तो ये खत्म हो गई वो बात। और आप देखिए उसके बेटे का नाम क्या था, प्रभाकरन के बेटे का नाम एंटन बाला सिंह। हम, ये कौन था? सारे के सारे उसका जो वो क्या था, उसका जो वो तो फॉरेन वो देखता था। एक और जो उसका मेन जो इंटेलिजेंस वाला था, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, एवरीबॉडी वाज ए क्रिश्चियन। एंड ये बिकॉज ये चर्च का मामला था, इसलिए इसको लंदन ने बोला जाए यहाँ हेडक्वार्टर बना ले। फिर वहाँ से कुछ हुआ, फिर ये पेरिस में जाके हेडक्वार्टर बनाया।